क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की हिम्मत और जिद की कोई सीमा नहीं होती? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ रोमांच से भरी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब सब कुछ खत्म लगने लगे, तब भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है। यह कहानी है अर्नेस्ट शैकलेटन और उनके 28 बहादुर क्रू मेंबर्स की, जिन्होंने अंटार्कटिका की बर्फीली गहराइयों में प्रकृति की सबसे क्रूर चुनौतियों का सामना किया। यह इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन की कहानी है, जहां हर कदम पर मौत मंडराती थी। साल 1914, दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 की आग में जल रही थी, लेकिन एक आदमी, अर्नेस्ट शैकलटन का दिमाग कहीं और था। वह एक ऐसे मिशन का सपना देख रहा था जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एंटार्कटिका को पैदल पार करना, यह एक ऐसा कारनामा था जिसे सुनकर लोग या तो हंसते थे या डर जाते थे। लेकिन शैकलटन के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह उनकी जिद थी, उनकी जिंदगी का मकसद। उनका प्लान साफ था। एक टीम वेडल सी से एंटार्कटिका में प्रवेश करेगी, बर्फीले रेगिस्तान को पार करेगी और रॉस सी पर दूसरी टीम से मिलेगी। शैकलटन को भरोसा था कि यह यात्रा 3 से 4 महीनों में पूरी हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एंडुरेंस नाम की एक शिप चुनी, जो बर्फीले तूफानों और समुद्र की बेरहम लहरों को झेलने के लिए बनाई गई थी। इस जहाज की लकड़ी को मोटे स्टील बोल्ट्स से जोड़ा गया था और इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह एंटार्कटिका की क्रूर ठंड में भी टिक सके। शैकलटन ने अपने क्रू को बहुत सोच समझकर चुना। 28 लोगों की इस टीम में हर तरह के लोग थे, सेलर्स, मैकेनिक्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और यहां तक कि एक फोटोग्राफर, फ्रैंक हर्ली, जो इस मिशन को कैमरे में कैद करने वाला था। शैकलटन के लिए सबसे जरूरी था कि उनके लोग न सिर्फ कुशल हों, बल्कि हर मुश्किल हालात में हिम्मत न हारे। एक मशहूर किस्सा है कि शैकलटन ने एक उम्मीदवार से पूछा, अगर हम बर्फ में फंस जाए और खाना खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगे? उसने जवाब दिया, मैं अपने साथियों को गाना सुनाऊंगा और उनका हौसला बढ़ाऊंगा। शैकलटन ने उसे तुरंत चुन लिया। अगस्त 1914 में, जब दुनिया युद्ध की तैयारियों में डूबी थी, एंड्योरेंस इंग्लैंड के तटों से निकल पड़ी। क्रू में उत्साह था। वे हंसी मजाक करते, गाने गाते और अपने मिशन के सपने देखते। अक्टूबर तक वे साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच गए, जो एंटार्कटिका का आखिरी आउटपोस्ट था। वहां के वेलिंग ने शैकलटन को चेतावनी दी, वेडल सी में इस वक्त बर्फ बहुत खतरनाक है, रुक जाओ। लेकिन शैकलटन का इरादा अटल था। उन्होंने कहा, हमने इतनी दूर तक आकर रुकना नहीं सीखा। 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस साउथ जॉर्जिया आइलैंड से वेडल सी की ओर बढ़ चली। जैसे जैसे जहाज समुद्र की गहराइयों में उतरता गया, वातावरण बदलने लगा। नीला समुद्र धीरे धीरे बर्फ की मोटी परतों में बदल रहा था। हवाएं तेज हो गईं और ठंड हड्डियों में चुभने लगी। लेकिन क्रू अभी भी बेफिक्र था। वे डेक पर फुटबॉल खेलते, कुत्तों के साथ मस्ती करते और अपने मिशन की सफलता की कल्पना करते। शैकलटन, हालांकि, सतर्क थे। उनकी नजरें हमेशा समुद्र पर टिकी रहती, मानो उन्हें आने वाले खतरे का अंदेशा था। जनवरी 1915 आते आते एंड्योरेंस की रफ्तार इतनी धीमी हो गई कि 1 किलोमीटर चलना भी जंग जीतने जैसा लगता था। वेडल सी की बर्फ मोटी और सख्त हो रही थी। जहाज को आगे बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा था। फिर 19 जनवरी 1915 को वह हुआ जिसका डर शैकलटन को था। एंड्योरेंस समुद्र के बीचों बीच बर्फीले पानी में पूरी तरह फंस गई। पहले तो क्रू ने इसे हल्के में लिया। वे इस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार थे। तुरंत सभी ने अपने कुदाल, कुल्हाड़ियां और औजार निकाले और जहाज के आसपास की बर्फ तोड़ने लगे। जब बर्फ का एक टुकड़ा टूटता और जहाज कुछ इंच आगे बढ़ता, क्रू खुशी से चिल्ला उठता। लेकिन शैकलटन चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। वह जानते थे कि यह छोटी सी जीत कुछ भी नहीं है। उनकी मंजिल अभी सैकड़ों मील दूर थी और प्रकृति से जीतने का दावा करना खतरनाक था। एंड्योरेंस कुछ इंच आगे बढ़ती, फिर दोबारा बर्फ में जकड़ जाती। फरवरी आते आते बर्फ की परतें इतनी मोटी हो गई कि जहाज अब पूरी तरह कैद हो चुका था। एंटार्कटिका में समर का मौसम था, जिसका मतलब था कि सूरज कभी डूबता नहीं। क्रू दिन रात बर्फ तोड़ता, फिर उसी सूरज की रोशनी में सो जाता। उन्हें उम्मीद थी कि गर्मी से बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बर्फ और सख्त हो गई और जहाज को और ज्यादा जकड़ लिया। शैकलटन को अब एहसास होने लगा था कि उनका सपना, एंटार्कटिका को पार करने का मिशन, शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन वह अपने क्रू का हौसला नहीं टूटने देना चाहते थे। उन्होंने सभी को एक रूटीन में बांध दिया। दिन में लोग कुत्तों के साथ खेलते, बर्फ पर फुटबॉल या हॉकी खेलते और फिर बर्फ तोड़ने में जुट जाते। लेकिन हर रात जब सूरज क्षितिज पर लटकता रहता, शैकलटन अकेले डेक पर खड़े होकर समुद्र की ओर देखते। वह जानते थे कि बर्फ का यह टुकड़ा जिस पर एंड्योरेंस फंसी थी,
उन्हें उनकी मंजिल से और दूर ले जा रहा था। मार्च 1915 तक तापमान -20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। एंड्योरेंस अब पूरी तरह बर्फ की कब्र में समा चुकी थी। बर्फ की विशाल शीट्स, जिन्हें आइस फ्लोस कहते हैं, पानी में तैर रही थीं और इन्हीं में से एक पर एंड्योरेंस फंसी थी। ये आइस फ्लोस स्थिर नहीं थी, वे हिलती रहती थीं और हर हलचल के साथ जहाज को और अंदर धकेलती थीं। बर्फ की चट्टानों से जहाज की लकड़ी चरमराने लगी। हर बार जब बर्फ हिलती, जहाज और टूटता। क्रू का खाना भी धीरे धीरे कम हो रहा था। अब वे पेंगुइन्स और सील्स का शिकार करने लगे। शैकलटन ने अपने लोगों को हिम्मत दी, लेकिन वह खुद जानते थे कि हालात बद से बदतर हो रहे थे। अप्रैल में बर्फ की शीट्स और हिंसक तरीके से हिलने लगी। बर्फ टूटने की आवाजें तोप के गोलों जैसी थीं। 14 अप्रैल को एक विशाल लहर ने एंड्योरेंस के तख्तों को तोड़ दिया। स्टील बोल्ट गोली की तरह बाहर निकलने लगे और जहाज में पानी भरने लगा। शैकलटन ने तुरंत आदेश दिया, जहाज को खाली करो। क्रू ने अपनी जान बचाने के लिए बर्फ पर कदम रखा। मई तक सूरज पूरी तरह गायब हो चुका था और एंटार्कटिक विंटर शुरू हो गया था। क्रू ने बर्फ पर ही टेंट लगाए, जिन्हें उन्होंने ओशन कैंप नाम दिया। ठंड इतनी थी कि सभी को एक दूसरे से चिपक कर सोना पड़ता। उनके पास 3 लाइफ बोट्स थी, कुछ स्लेज और सीमित खाना। फ्रैंक हुर्ली, क्रू का फोटोग्राफर, इस दौरान भी तस्वीरें लेता रहा। उसने एंड्योरेंस को बर्फ में फंसा हुआ, क्रू को बर्फ तोड़ते हुए और उनके रोजमर्रा के संघर्ष को कैमरे में कैद किया। ये तस्वीरें बाद में इस एक्सपीडिशन के ऐतिहासिक सबूत बनी, लेकिन उस वक्त क्रू के लिए ये तस्वीरें सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन दुनिया उनकी कहानी देखेगी। 7 अप्रैल 1916 को बर्फ इतनी पतली हो गई कि लाइफ बोट्स को पानी में उतारना संभव हो गया। शैकलटन ने आदेश दिया कि सभी लोग अपनी लाइफ बोट्स में सवार हों। उनके पास 3 छोटी नावें थीं, जेम्स कैड, डडली डकर और स्टैनकोम विल्स। हर नाव का वजन करीब 1000 किलोग्राम था और इन्हें खींचना या चलाना आसान नहीं था। शैकलटन ने अपने क्रू को 2 पाउंड तक का सामान लेने की इजाजत दी। फ्रैंक हर्ली, फोटोग्राफर, के पास 400 तस्वीरें थीं, लेकिन उससे सिर्फ 150 चुननी पड़ी। ये तस्वीरें बाद में इस एक्सपीडिशन के सबसे बड़े सबूत बनी। खाने की कमी के कारण क्रू को अपने कुत्तों को मारना पड़ा, जो उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत भारी था। उन्होंने क्लेरेंस आइलैंड और एलिफेंट आइलैंड की ओर बढ़ने का फैसला किया। ये दोनों आइलैंड उनके सबसे नजदीकी विकल्प थे, लेकिन रास्ते में बर्फ की चट्टानें और तेज हवाएं उनकी नावों को इधर उधर भटकाती रहीं। 15 अप्रैल 1916 को 1.5 साल बाद क्रू ने आखिरकार एलिफेंट आइलैंड की जमीन पर कदम रखा, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एलिफेंट आइलैंड एक बंजर निर्जन टापू था। यहां न पेड़ थे, न जानवर, न कोई इंसानी बस्ती। इसके आगे ड्रेक पैसेज था, जहां से कोई रेस्क्यू शिप आने की उम्मीद नहीं थी। शैकलटन के सामने अब एक नया सवाल था। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वे इस टापू पर इंतजार करें और भूख से मर जाए, या फिर कोई जोखिम भरा कदम उठाए। शैकलटन ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वह और कुछ चुनिंदा क्रू मेंबर्स जेम्स कैड लाइफ बोट में सवार होकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाएंगे, जो 1300 किलोमीटर दूर था। यह एक आत्मघाती मिशन था। ड्रेक पैसेज की लहरें और तूफान किसी को नहीं बख्शते थे, लेकिन शैकलटन के पास और कोई रास्ता नहीं था। जेम्स कैड एक छोटी सी लाइफ बोट थी, जो खुले समुद्र के लिए नहीं बनी थी, लेकिन शैकलटन और उनकी टीम ने इसे अपनी आखिरी उम्मीद बनाया। उन्होंने 4 घंटे नाव चलाने और 4 घंटे आराम करने का शेड्यूल बनाया। एंटार्क्टिका में सर्दियां शुरू हो चुकी थी। सूरज अब कुछ ही घंटों के लिए दिखता था। ठंड इतनी थी कि पानी की बूंदें उनके कपड़ों पर जम जाती थीं। नाव में जगह इतनी कम थी कि वे बैठकर खाना भी नहीं खा सकते थे। उन्हें लेटकर खाना पड़ता। रास्ते में तूफान आए, लहरें नाव को उछालती रहीं। एक बार तो 12 मीटर ऊंची लहर ने नाव को लगभग डुबो दिया, लेकिन शैकलटन और वर्सली ने हार नहीं मानी। वर्सली, जो एक माहिर नाविक था, ने सितारों और सेक्सटेंट की मदद से नाव को सही दिशा में रखा। 10 मई 1916 को 16 दिन की खतरनाक यात्रा के बाद वे साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचे, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। वे आइलैंड के गलत किनारे पर उतरे थे। स्ट्रॉमनेस वोलिंग स्टेशन, जहां लोग थे, आइलैंड के दूसरी तरफ था। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो नाव से 200 किलोमीटर का चक्कर लगाए या फिर आइलैंड के पहाड़ों को पार करें। साउथ जॉर्जिया आइलैंड के पहाड़ बर्फ से ढके और खतरनाक थे। आज तक कोई उन्हें पार नहीं कर पाया था। शैकलटन के पास न क्लाइंबिंग गियर था, न नक्शा, लेकिन उनके पास हिम्मत थी। उन्होंने वर्सली और क्रीन को साथ लिया और पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया। बर्फ में फिसलते हुए, ठंड से कांपते हुए वे एक के बाद एक पहाड़ चढ़ते गए।
3 बार उन्हें गहरी खाइयों का सामना करना पड़ा। 20 मई 1916 को शैकल्टन, वर्सली और क्रेनस्ट्रोमनस व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे। वहां के लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। उनकी दाढ़ियां लंबी हो चुकी थी, चेहरे काले पड़ गए थे, वे मुश्किल से इंसान लग रहे थे। स्टेशन के कैप्टन ने तुरंत उन्हें कपड़े और खाना दिया। शैकल्टन ने सबसे पहले अपने 3 साथियों को बचाया, जो आइलैंड के दूसरी तरफ इंतजार कर रहे थे। फिर उन्होंने दुनिया से मदद मांगी ताकि एलिफेंट आइलैंड पर फंसे उनके 22 क्रू मेंबर्स को बचाया जा सके। शैकल्टन को चिली सरकार से एक आइस ब्रेकर शिप मिली, लेकिन 3 बार उनका जहाज बर्फ में फंस गया। हर बार उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन शैकल्टन ने हार नहीं मानी। 30 अगस्त 1916 को वे आखिरकार एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें भर आईं। उनके क्रू मेंबर्स ने लाइफ बोट्स को पलटकर कैंप बना लिया था। फ्रैंक वाइल्ड, जिसे शैकल्टन ने पीछे छोड़ा था, ने क्रू का नेतृत्व किया। वे पेंगुइन्स और सील्स का शिकार करके जिंदा रहे। वाइल्ड हर सुबह अपने लोगों को हौसला देता, शैकल्टन आएंगे, तैयार रहो। शैकल्टन की शिप जैसे ही किनारे पर लगी, क्रू खुशी से चिल्ला उठा। सभी 28 लोग जिंदा थे। ये एक चमत्कार था। तो दोस्तों, ये थी अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके क्रू की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रकृति ने हर कदम पर उनकी परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, बल्कि दोस्ती और उम्मीद की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना